नमस्कार। आज हम जिनकी दुनिया में जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम सुनते ही कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। निकोलो मैकियावेली। हाँ, बिल्कुल। अक्सर जोड़ा जाता है उनको तिकड़म से, चालाकी से, यहाँ तक कि बुराई से भी। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है? आज इस गहन चर्चा में हम कुछ स्रोतों और एक विस्तृत व्याख्यान के आधार पर मैकियावेली के विचारों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन, उनकी रचनाएं, खासकर सबसे मशहूर वाली, और हाँ, कुछ कम मशहूर भी, और उनसे जुड़े विवादों को भी समझेंगे। असल मिशन ये देखना कि क्या वो वाकई सिर्फ सत्ता के खेल के निर्मम उस्ताद थे, या फिर एक ऐसे विचारक जिन्होंने दुनिया को उसकी असलियत दिखाने की हिम्मत की। तैयार रहिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे सत्यों का सामना करेंगे जो शायद थोड़े असहज हों। सत्ता कैसे काम करती है, इंसानी फितरत क्या है, और राजनीति की असलियत। हाँ, मैकियावेली कोई सपनों की दुनिया नहीं रचते हैं, वो यथार्थ की बात करते हैं, जिसे वो वास्तविक सत्य कहते थे। लेकिन एक बात साफ करना जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में ही साफ कर दें, ये कोई क्रूरता या तानाशाही अपनाने का गाइड नहीं है। ये राजनीति, रणनीति और यथार्थवाद का एक अध्ययन है। हमारा मकसद अंधेरों में भटकना नहीं है, नहीं, बल्कि उन्हें समझना है ताकि हम उन्हें पहचान सकें। तो शुरुआत करते हैं उस दौर और उस शख्स से। निकोलो मैकियावेली 1469 में फ्लोरेंस में जन्मे, 1527 में वहीं गुजरे। और वो दौर, इटली तब एक देश नहीं था। हाँ, कई छोटे छोटे राज्य, शहर, ताख्तों का खड़ा। बिल्कुल। और इसी माहौल ने, इसी उथल पुथल ने मैकियावेली को गढ़ा। फ्लोरेंस खुद राजनीतिक रूप से बहुत अस्थिर था। मेडिसी परिवार का दबदबा, उनका हटना फिर लौटना, हाँ, फिर फ्रांसीसी हमले, पोप का बढ़ता राजनीतिक असर, बोर्जिया जैसे महत्वाकांक्षी परिवार, उनका उदय और पतन। मैकियावेली ने ये सब बहुत नजदीक से देखा। वो सिर्फ कोई कोने में बैठे दार्शनिक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक राजनयिक भी थे। फ्लोरेंस गणराज्य के लिए काम करते थे, तो उन्हें सिर्फ एक चालाक साजिशकर्ता समझना, ये उनकी शख्सियत को छोटा करना होगा। वो एक बेहद पैनी नजर वाले पर्यवेक्षक थे। उनके विचार सीधे सत्ता के संघर्षों, विश्वासघात, इंसानी महत्वाकांक्षाओं के, कह सकते हैं, कड़वे अनुभवों से निकले थे। यानी उनके विचार हवा में नहीं जन्मे, बल्कि उस दौर की जमीनी हकीकत से उपजे थे। सही। वो माहौल ही ऐसा था, अस्थिर, खतरनाक, जहां हर कोई दूसरे को मात देने में लगा था। तो क्या ये कहना सही होगा कि उनकी रचनाएं, खासकर द प्रिंस, हाँ, द प्रिंस, उस अराजकता से बचने या उसे साधने का एक प्रयास थी, शासकों के लिए एक तरह की सर्वाइवल गाइड? काफी हद तक। द प्रिंस, जो उनकी मृत्यु के बाद 1532 में छपी, वो निश्चित रूप से इसी नजरिए से लिखी गई लगती है। सत्ता कैसे हासिल की जाए और कैसे बचाई जाए। हाँ, और कैसे बचाई जाए, खासकर नए शासकों के लिए। लेकिन उनकी सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। अच्छा। उनके दो और महत्वपूर्ण किताबें हैं। एक है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, जो लगभग 1517 में लिखी गई। इसमें वो प्राचीन रोम के उदाहरणों से गणराज्यों की स्थिरता और सफलता के राज तलाशती हैं। गणराज्यों की, ये दिलचस्प है। हाँ, और फिर है द आर्ट ऑफ वॉर 1521 की, वो सैन्य रणनीति और संगठन पर है। तो 3 मुख्य काम हुआ है। बिल्कुल। इन तीनों को साथ देखने पर मैकियावेली की सोच की गहराई ज्यादा साफ नजर आती है। ये दिलचस्प है कि द प्रिंस इतनी मशहूर हुई, जबकि डिस्कोर्सेज उनके गणतांत्रिक विचारों को ज्यादा दिखाती हैं। हाँ, शायद द प्रिंस ज्यादा सीधी और नाटकीय लगती है। खैर, उनके मूल विचारों पर आते हैं। एक बात जो मुझे हमेशा चौंकाती है, वो है उनका आदर्शवाद को पूरी तरह खारिज करना। हाँ, वो कहते हैं कि हमें दुनिया को वैसा देखना चाहिए जैसी वो है, ना कि जैसी होनी चाहिए। ये वास्तविक सत्य का सिद्धांत क्या है? ये मैकियावेली के चिंतन का, कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। उनसे पहले या उनके समकालीन कई विचारक आदर्श राज्य, आदर्श शासक की कल्पना करते थे कि राजा को गुणी होना चाहिए, दयालु। हाँ, दयालु होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं ये सब बातें अच्छी हैं सुनने में, लेकिन असल दुनिया में शासक कैसे व्यवहार करते हैं, सत्ता पाने और बचाने के लिए वो क्या करते हैं, इसी वास्तविक सत्य पर ध्यान देना चाहिए। उनका वो मशहूर कथन भी है ना? हाँ, बिल्कुल। कई लोगों ने ऐसे गणराज्यों और रियासतों की कल्पना की है जो कभी हकीकत में देखे या जाने नहीं गए, लेकिन जो होना चाहिए उसके लिए जो है उसे नजरअंदाज करने वाला खुद अपने विनाश को न्योता देता है। वाह, ये तो राजनीति शास्त्र को नैतिकता के ऊंचे आसन से उतारकर जमीन पर लाने जैसा था। एकदम।
और इसी जमीनी हकीकत को समझने के लिए वो दो शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वर्चू और फॉर्चूना। सुनने में ये थोड़े भारी लगते हैं, इनका मतलब क्या है? देखिए, वर्च्यू का अनुवाद थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ नैतिक गुण नहीं है। अच्छा। मैकियावेली के लिए वर्च्यू का मतलब है क्षमता, ताकत, कौशल, निर्णायकता, रणनीतिक सोच और सबसे बढ़कर परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाने की काबिलियत। अच्छा, यानी एडेप्टेबिलिटी। हाँ, कह सकते हैं। ये वो गुण हैं जिनसे कोई व्यक्ति या राज्य घटनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है, अवसरों का फायदा उठाता है। और फॉर्चूना? वहीं फॉर्चूना है भाग्य, संयोग, किस्मत, वो चीजें जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, दुनिया की अप्रत्याशितता। तो मतलब ये हुआ कि दुनिया आधी किस्मत से चलती है। हाँ, फॉर्चूना से। और आधी हमारी काबिलियत यानी वर्चू से। और मैकियावेली का प्रोजेक्ट ये समझाना था कि हम अपनी काबिलियत से किस्मत के खेल को कितना प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल सही। वो मानते थे कि फॉर्चूना शायद आधी घटनाओं को नियंत्रित करती है, लेकिन बाकी आधी पर वर्चू का जोर चल सकता है। वो नदी वाली मिसाल देते हैं ना। हाँ, वो एक नदी की बाढ़ का रूपक इस्तेमाल करते हैं। आप बाढ़ को रोक नहीं सकते, ये फॉर्चूना है, लेकिन आप पहले से मजबूत तटबंध बनाकर, ये वर्चू है, उसके नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। एक कुशल शासक वही है जो फॉर्चूना के बदलने पर अपनी रणनीति बदल सके, जो समय के मिजाज को पहचान कर कदम उठाए। और इसी यथार्थवादी नजरिए से उनका वो मशहूर और विवादास्पद विचार आता है, डर बनाम प्रेम वाला। हाँ, कि शासक के लिए प्रेम किए जाने से ज्यादा जरूरी है कि लोग उससे डरें। यदि दोनों में से एक की कमी होनी ही है तो प्रेम किए जाने की तुलना में भयभीत होना अधिक सुरक्षित है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। कठोर तो है। क्या वो वाकई चाहते थे कि शासक क्रूर बने? यहाँ बारीकी समझना जरूरी है। मैकियावेली का तर्क इंसानी स्वभाव की उनकी समझ पर आधारित है। वो मानते थे कि इंसान मूल रूप से स्वार्थी, चंचल और अविश्वसनीय होते हैं। मतलब भरोसे के लायक नहीं। ज्यादातर समय प्रेम एक अस्थिर भावना है जो जरूरत पड़ने पर गायब हो सकती है, लेकिन डर, खासकर सजा का डर, लोगों को काबू में रखने का ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। लेकिन और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये भी चेतावनी देती हैं कि शासक को डर पैदा करना चाहिए, घृणा नहीं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। अगर डर हद से ज्यादा बढ़ जाए और लोग नफरत करने लगे तो वो विद्रोह का कारण बन सकता है। तो ये डर और क्रूरता का इस्तेमाल भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, न कि महज गुस्से या सनक का नतीजा। एकदम सही। वो क्रूरता के अंधाधुंध इस्तेमाल के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर क्रूरता जरूरी हो तो उसे जल्दी, एक साथ और निर्णायक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब एक बार में काम तमाम। हाँ, ताकि उसका असर हो और फिर उसे दोहराना ना पड़े। लंबे समय तक चलने वाली या बार बार की जाने वाली क्रूरता शासक की नींव खोद देती है। यहाँ फिर वही वर्च्यू वाली बात आती है। कब, कितना और कैसे बल प्रयोग करना है, ये जानना ही शासक का कौशल है। ये नैतिक रूप से एक मुश्किल रास्ता है। बेशक। और मैकियावेली नैतिकता का उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो बस ये बता रहे हैं कि सत्ता के खेल में शासकों को अक्सर ऐसे कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। और सिर्फ बल प्रयोग ही नहीं, मैकियावेली ये भी समझते थे कि सत्ता दिखाने की चीज भी है। प्रतीक, रस्में, सार्वजनिक प्रदर्शन, इनका क्या महत्व था उनकी नजर में? बहुत ज्यादा। शक्ति सिर्फ तलवार या सेना में नहीं होती, वो लोगों की धारणाओं में भी होती है। परसेप्शन में। हाँ, परसेप्शन में। मैकियावेली जानते थे कि शासक को अपनी छवि गढ़नी पड़ती है। सार्वजनिक सजाएं देना, भव्य आयोजन करना, अपनी उदारता या ताकत का प्रदर्शन करना, ये सब लोगों के मन में शासक की खास छवि बनाते हैं। लोगों को शासक पर भरोसा होना चाहिए, या कम से कम उसके न्याय पर, उससे डरना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। सिर्फ जबरदस्ती से राज लंबे समय तक नहीं चलता। छवि का प्रबंधन, या जिसे आज हम इमेज मैनेजमेंट कहते हैं। बिल्कुल, ये मैकियावेली के लिए सत्ता का एक अहम हिस्सा था। चलिए अब द प्रिंस पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। आपने बताया कि ये नए शासकों के लिए गाइड जैसी है। इसमें वो किस तरह की सलाह देते हैं? वो पहले तो राज्यों को बांटती हैं, गणराज्य और रियासतें, वंशानुगत या नहीं। और फोकस नई रियासतों पर है। हाँ, उनका मुख्य फोकस नई रियासतों पर है जिन्हें जीतना और संभालना सबसे मुश्किल होता है। वो सलाह देती हैं कि शासक को अपनी सेना पर निर्भर रहना चाहिए, न कि भाड़े के सैनिकों पर। क्यों? भाड़े के सैनिक क्यों नहीं? क्योंकि वो उन्हें अविश्वसनीय मानती थी। उनकी वफादारी पैसे तक होती है, राज्य से नहीं।
शासक को खुद युद्ध कला में निपुण होना चाहिए और जैसा हमने कहा उसे वर्चू दिखानी होगी, महत्वाकांक्षा, साहस, सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता। किसी का उदाहरण भी देते हैं वो? हाँ, वो सेसारे बोर्जिया का उदाहरण अक्सर देती हैं। पोप के बेटे थे, अपनी क्रूरता और राजनीतिक चतुराई के लिए जाने जाते थे। मैकियावेली उन्हें एक ऐसे राजकुमार के तौर पर देखते हैं जिसने नई रियासत बनाने में काफी हद तक वर्चू दिखाई। हालांकि अंत में किस्मत ने साथ नहीं दिया। हाँ, अंत में फॉर्चूना ने उसका साथ नहीं दिया। और वो शेर और लोमड़ी वाली बात, शासक को शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शासक को जरूरत पड़ने पर ताकत दिखानी चाहिए, शेर की तरह, लेकिन साथ ही उसे धोखा देने, जाल बिछाने और कूटनीति में भी माहिर होना चाहिए, लोमड़ी की तरह। दोनों जरूरी है। हाँ, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता और सिर्फ चालाकी भी काफी नहीं है। और इसी से जुड़ा है वादे निभाने का सवाल। हाँ, ये भी बड़ा मुद्दा है। मैकियावेली मानते हैं कि वादा निभाना अच्छी बात है, आदर्श है, लेकिन अगर राज्य की सुरक्षा या स्थिरता के लिए वादा तोड़ना जरूरी हो जाए तो तोड़ देना चाहिए। तो शासक को हिचकाना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी अपने वादे तभी तक निभाएंगे जब तक उनके हित में होगा। तो ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर झूठ बोलो, धोखा दो। यहीं पर आकर शायद सबसे ज्यादा लोग मैकियावेली को अनैतिक मानते हैं। हाँ, और ये समझना मुश्किल हो सकता है नैतिक दृष्टि से, लेकिन मैकियावेली के नजरिए से देखें तो शासक की पहली जिम्मेदारी अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता है। मतलब राज्य सबसे ऊपर उनके लिए। हाँ, अगर नैतिक बने रहने से राज्य ही खतरे में पड़ जाए तो ऐसी नैतिकता किस काम की? वो आदर्शवाद पर यथार्थवाद को तरजीह दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा झूठ बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि शासक को यह समझने की विर्चू होनी चाहिए कि कब नैतिक नियम ताक पर रखने पड़ सकते हैं। द प्रिंस में वो सलाहकारों और जनता के समर्थन के बारे में भी बात करते हैं ना? बिल्कुल। वो कहती हैं कि शासक को आम जनता का समर्थन हासिल करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय अभिजात वर्ग के। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जनता सिर्फ उत्पीड़न न होने से संतुष्ट हो जाती है ज्यादातर, जबकि अभिजात वर्ग हमेशा सत्ता में हिस्सा चाहता है और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उनके पास साधन होते हैं। सही बात है। और सलाहकारों के मामले में वो कहती हैं कि अच्छे सलाहकार जरूरी हैं, लेकिन शासक को चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। हाँ, चापलूस तो खतरनाक होते हैं। और अंतिम फैसला हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए। उसे सलाहकारों को सच बोलने की आजादी देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तभी जब वो पूछे, अनचाही सलाह नहीं। ये तो हुई द प्रिंस की बात, जो राजशाही या कहें कि तानाशाही व्यवस्था पर ज्यादा केंद्रित लगती है। हाँ, मोटे तौर पर। लेकिन आपने डिस्कोर्सेज ऑन लिवी का जिक्र किया था, जिसमें उनके गणतांत्रिक विचार सामने आते हैं। ये पहलू अक्सर अनदेखा क्यों रह जाता है? शायद इसलिए कि द प्रिंस ज्यादा सीधी नुस्खे जैसी किताब है, छोटी है और ज्यादा नाटकीय लगती है। डिस्कोर्सेज एक ज्यादा विस्तृत और जटिल विश्लेषण है। उसमें क्या है मुख्य रूप से? उसमें मैकियावेली प्राचीन रोम गणराज्य की सफलता के कारणों की पड़ताल करती हैं। वो तर्क देती हैं कि एक स्थिर और लंबे समय तक चलने वाले गणराज्य के लिए अच्छे कानून, मजबूत संस्थाएं, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, हाँ, और यहाँ तक कि सामाजिक वर्गों के बीच नियंत्रित संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट भी जरूरी है। संघर्ष जरूरी है, ये तो अजीब बात है। हाँ, उनका मानना था कि संघर्ष अगर संस्थागत दायरे में रहे, कंट्रोल्ड हो, तो वो आजादी को बनाए रखने में मदद करता है। ये दिखाता है कि मैकियावेली सिर्फ तानाशाहों के सलाहकार नहीं थे। वो एक टिकाऊ राजनीतिक व्यवस्था की संरचना में भी गहरी दिलचस्पी रखती थीं। और उनकी तीसरी किताब द आर्ट ऑफ वॉर, क्या वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में है? मुख्य रूप से हाँ, लेकिन ये राजनीति से गहराई से जुड़ी हुई है। ये संवाद शैली में लिखी गई है। अच्छा। और इसमें वो एक पेशेवर सेना के बजाय नागरिक सैनिकों पर आधारित सेना की वकालत करती हैं। यानी आम नागरिक हथियार उठाए। हाँ, उनका मानना था कि अपनी रक्षा के लिए भाड़े के सैनिकों पर निर्भर रहना राज्य के लिए घातक है। उनकी वफादारी सिर्फ पैसे तक होती है। सही। एक गणराज्य या रियासत को अपनी सेना पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए और नागरिकों को हथियार उठाने और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। ये उनके गणतांत्रिक विचारों से भी जुड़ता है। बिल्कुल। नागरिक सिर्फ वोट देने वाले नहीं, बल्कि राज्य की रक्षा में सक्रिय भागीदार भी हों। तो मैकियावेली की सोच काफी व्यापक थी। राजतंत्र, गणतंत्र, युद्ध नीति, फिर भी उनकी छवि इतनी नकारात्मक क्यों बनी? क्या उन्हें गलत समझा गया? काफी हद तक हाँ। उनकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से विवादित है। मैकियावेलियन शब्द ही अक्सर
कुटिलता और नैतिकता की कमी का पर्याय बन गया है। लेकिन कई आलोचनाएं या तो उनके विचारों को संदर्भ से हटाकर देखती हैं या फिर उनकी बारीकियों को नजरअंदाज करती हैं। जैसे वो क्रूरता को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि उसकी रणनीतिक जरूरत और सीमाओं की बात करती हैं। कब और कैसे? वो साध्य साधन का औचित्य सिद्ध करता है वाली बात। हाँ, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। ये वाक्य सीधे तौर पर उन्होंने नहीं कहा, हालांकि उनके विचारों से ये ध्वनि निकलती है, ये सच है। लेकिन यहाँ भी साध्य आमतौर पर राज्य की भलाई है, न कि शासक का निजी फायदा। और गणतांत्रिक पक्ष? हाँ, जैसा हमने बात की, उनके गणतांत्रिक पक्ष को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वो सिर्फ राजाओं के हिमायती नहीं थे और उनकी सलाह उस खास दौर और इटली के हालात के लिए थी। उन्हें हर जगह हर समय हुबहू लागू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, वो कोई यूनिवर्सल नुस्खा नहीं दे रही थी। तो उनकी विरासत क्या है? अगर वो सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं बना पाए तो उनका असर कहाँ दिखता है? उनका असर बहुत गहरा और फैला हुआ है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत में उनका अहम योगदान माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में देखा, एक अलग स्टडी के तौर पर। अच्छा। रियल पॉलिटिक यानी यथार्थवादी राजनीति की जो धारा है, वो काफी हद तक मैकियावेली से प्रभावित है। और कहाँ? नेतृत्व अध्ययन, लीडरशिप स्टडीज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सैन्य सिद्धांत, इन सब में उनके विचारों की गूंज सुनाई देती है। वो भले ही एक स्कूल न बना पाए हों, लेकिन उन्होंने आने वाले विचारकों के लिए सोचने का एक नया दरवाजा जरूर खोल दिया। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आता है, आज 500 साल बाद हमें मैकियावेली को क्यों पढ़ना चाहिए? आज के दौर में उनकी क्या प्रासंगिकता है? मेरे ख्याल से कई कारण हैं। पहला, शक्ति कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए। सिर्फ राजनीति में नहीं, राजनीति में, कॉर्पोरेट जगत में, किसी भी संगठन में। मैकियावेली हमें सिखाते हैं कि सतह के नीचे क्या चल रहा है, उसे कैसे पहचाने। दूसरा ये समझने के लिए कि सिर्फ अच्छे इरादे या नैतिक आदर्शवाद हमेशा काफी नहीं होते। खासकर संकट के समय रणनीति, योजना और कभी-कभी कड़े फैसले लेना जरूरी हो जाता है। असलियत को पहचानने के लिए स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, डर, वफादारी का बदलता रूप, इन सब को समझना। और शायद ये भी कि छवि और धारणा का खेल आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में। बिल्कुल। मैकियावेली हमें याद दिलाते हैं कि लोग क्या देखते और मानते हैं, ये उतना ही जरूरी है जितना कि असलियत। उनकी बातें हमें सिखाती हैं कि अपनी नैतिकताओं को जमीनी हकीकत के साथ कैसे साधा जाए, कैसी ऐसी रणनीतियां बनाई जाएं जो काम करें, ना कि सिर्फ सुनने में अच्छी लगें। संक्षेप में कहें तो मैकियावेली पढ़ना हमारी राजनीतिक और रणनीतिक सोच को ज्यादा पैना और यथार्थवादी बनाता है। भले ही उनकी निष्कर्ष हमें हमेशा सहज ना लगे। हाँ, सहज लगना जरूरी नहीं। चलिए तो इस चर्चा की कुछ मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। पहला, दुनिया को वैसे देखो जैसी वो है, न कि जैसी तुम चाहते हो कि वो हो। यथार्थवाद जरूरी है। दूसरा, वर्च्यू यानी काबिलियत मायने रखती है। रणनीति, निर्णायकता, अनुकूलनशीलता, ये वो औजार हैं जिनसे किस्मत का मुकाबला किया जा सकता है। तीसरा, शक्ति सिर्फ बल प्रयोग नहीं, प्रतीकों और धारणाओं का खेल भी है। इमेज मैनेजमेंट जरूरी है। चौथा, मैकियावेली सिर्फ द प्रिंस तक सीमित नहीं है। संस्थाएं, गणराज्य, नागरिक भागीदारी, ये भी उनके लिए अहम थे। और पांचवा और अंत में, नैतिक दुविधाएं हमेशा रहेंगी। यथार्थवादी राजनीति का सामना करते हुए भी ये सवाल बना रहता है कि आप कितनी दूर जाने को तैयार हैं और आपकी सीमाएं कहाँ हैं। मैकियावेली जवाब नहीं देते, वो सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। निकोलो मैकियावेली पर इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। मैकियावेली ने अपने दौर की सत्ता की असलियत को पहचानने और उसका विश्लेषण करने की कोशिश की। आज की दुनिया कहीं ज्यादा जटिल है, सूचनाओं और धारणाओं का जाल कहीं ज्यादा घना है। ऐसे में क्या वास्तविक सत्य को पहचानना और उसके आधार पर काम करना पहले से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं बन गया है? सोचिएगा जरूर।